सड़क परिवहन जो हमारे। हाँ, तो मेरे पास वो पेज है, वो नहीं है, क्या दिक्कत है वो बताओ। राष्ट्रीयकृत उपक्रम होता है देश के लिए, मान लो निजी क्षेत्र में हो या प्राइवेट क्षेत्र में जो चलते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो उनको राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, तो राष्ट्रीय यानी देश के विकास के लिए उनको प्रारंभ किया जाता है, तो सरकार के अधीन कर देते हैं उनको, उनके ऊपर पूर्ण नियंत्रण सरकार का हो जाता है। राष्ट्रीयकृत उपक्रम देश के लिए चलाई जाने वाली उपक्रम योजनाएं। निजी क्षेत्र का व्यक्ति जो होता है, कोई भी योजना कोई भी ऐसी चीज चलाता है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए करता है, जबकि राष्ट्रीयकृत उपक्रम जो होते हैं वो देश के विकास के लिए, देश के जन कल्याण के लिए होते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। तो राष्ट्रीयकृत उपक्रम का सीधा सीधा अपने को एक ही चीज है कि देश के विकास के लिए नई नई जो परियोजनाओं का प्रारंभ किया जाता है, उन परियोजनाओं को अपन इसके श्रेणी में मानते हैं, राष्ट्रीयकृत उपक्रम की श्रेणी में। बेटा उस दिन मैंने आपको समझाया था, अभी देख इधर देख दोबारा आज। रेल परिवहन सांस्कृतिक एकता को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। एक अभी अपन और जगह की बात छोड़ते हैं, अपन केवल बात करते हैं जयपुर की। जयपुर रेलवे स्टेशन। अब जयपुर रेलवे स्टेशन में क्या होता है, यहाँ से अपन देखें, ये सवाई माधोपुर से कनेक्ट है, इधर शेखावाटी क्षेत्र से कनेक्ट है, जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र से कनेक्ट है, इधर दिल्ली वाला जो क्षेत्र है उससे भी कनेक्ट है, होता है, सबसे कनेक्ट है। अब इस क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों के अलग अलग समाज, अब इसमें समाज, संस्कृति, हर प्रकार की संस्कृतियों के लोग, हर प्रकार के समाज के लोग यहाँ पर आते हैं कि नहीं आते। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो और आप वहां पर अलग प्रकार की वेशभूषा में लोगों को देखते हो, तो आप क्या सोचोगे, दिमाग में क्या आएगी, साहब ये शेखावाटी वाले हैं, ये सवाई माधोपुर साइड के, ये दिल्ली में ऐसी वेशभूषा पहनते हैं। क्योंकि कुछ जो अपने को जानकारी है, कुछ हो सकता है ऐसी भी मिल जाए अपने को जो अपन ने देखी नहीं हो। जैसे अपन हिमाचल प्रदेश की बात करें, तो हिमाचल की वेशभूषा थोड़ी अलग है, लेकिन हिमाचल के व्यक्ति जब यहाँ आते हैं तो उनकी संस्कृति से हम क्या करते हैं। अब एक चीज, 500 आदमी 100 आदमी उस संस्कृति को देखते हैं, तो उससे कोई ना कोई तो इफेक्ट किसी न किसी के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। उनकी बोलचाल हो गई, रहन सहन हो गई, प्रत्येक चीज में हर व्यक्ति एक दूसरे से इफेक्ट होता है, नहीं प्रभावित होता है। आप 100 आदमियों के टच में आते हो, 100 में से कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा जिसकी जो संस्कृति, जिसकी भाषा का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और आप भी क्या है, चाहे अपन सीधे सीधे तरीके से हो सकता है अपनी वेशभूषा तो परिवर्तित करेंगे लेकिन कई बार क्या होता है, जब अपने को मौका मिलता है अपनी वेशभूषा या अपन सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, ऐसी वेशभूषा को अपन दर्शाने का प्रयास करते हैं कि साहब हिमाचल में इस प्रकार की है, दिल्ली में इस प्रकार की वेशभूषा, इस प्रकार की संस्कृति है, तो उस संस्कृति को हम यहाँ लाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही वहां पर जब अपने संपर्क में वहां के लोग आते हैं, तो वो अपनी संस्कृति को अपनाने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, अभी अपने सिंपली जो संस्कृति चली आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार अपन प्रयास नहीं करते कि कुछ ऐसा, कि ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे लोग प्रभावित हो, क्योंकि अपनी संस्कृति और अपनी वेशभूषा से तो वो भी अच्छी तरह परिचित है हर आदमी। वो आपको नोटिस कब करेगा, आप कोई इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे हो, आपको नोटिस कब करेगा, जब आप सबसे हटके कोई ना कोई ऐसी चीज लेके आओगे, तो सारे लोग क्या है, फिर अपने आप को क्या करते हैं, उस चीज से आकृष्ट होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, रेलवे स्टेशन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर क्या होता है, सभी समाज, सभी संस्कृतियों का मिलन होता है, और उस मिलन, उस क्षेत्र का क्या होता है, इतना इफेक्ट रहता है कि उस संस्कृति का प्रभाव दूसरी संस्कृति पर दिखाई देता है। तो इसलिए रेलवे जो है, उस रेलवे को भी हम अपनी संस्कृतियों को प्रभावित करने वाला मानते हैं कि ये क्या करता है, अन्य संस्कृतियों का प्रभाव अपनी संस्कृति में छोड़ता है और अपनी संस्कृति का प्रभाव अन्य संस्कृतियों में छोड़ता है। सबसे ज्यादा व्यक्ति बस स्टैंड पे अपन देखते हैं कि वहां पर व्यक्ति इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन रेलवे स्टेशन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर अपने राष्ट्र के ही नहीं, राष्ट्र के बाहर के लोग भी यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे की संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, और कोई रह गया बेटा, और कोई ऐसा पॉइंट। तो इन चीजों को है ना, आप ग्राउंड रियलिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में पिछले साल भी कहा था कि बेटा ज्योग्राफी को जब आप पढ़ते हो ना, तो उसको ग्राउंड रियलिटी पे जाकर देख लिया करो।
आपके ये शब्द शब्द जैसे आपने पढ़ा कि संस्कृति, तो अब संस्कृति तो आप जानते हो कि संस्कृति होती क्या है, रहन सहन पहनावा खान पान, यही तो संस्कृति है समाज की। हर समाज की अलग अलग होती है। अब इस संस्कृति को आप रेलवे से कैसे जोड़ोगे, कि रेलवे किस प्रकार से इसको प्रभावित करता है, तो उस चीज की ग्राउंड रियलिटी पे आप जाओ कि रेलवे में एक से अधिक संस्कृतियों का मिलान कहाँ होता है। तो एक से अधिक संस्कृतियों का मिलान रेलवे के माध्यम से, रेलवे के अंदर भी होता है, रेलवे स्टेशनों पर आदान प्रदान होता है, सारी चीजों का होता है। तो वो किस प्रकार से लोगों को प्रभावित करेगी, किस प्रकार उनकी सोच को प्रभावित करेगी, तो ये चीजें है ना, ग्राउंड रियलिटी पे जाके आप सोचोगे तो आपको आंसर उसका आराम से मिल जाएगा। अपन क्या करते हैं, बुक के ऊपर ही डिपेंड रह जाते हैं। जो जब ज्योग्राफी को आप देख रहे हो तो ज्योग्राफी को ग्राउंड रियलिटी पे महसूस करने का प्रयास करो, उसका आंसर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। और किसी के बेटा समझता खुशी, किसकी बेटा? अच्छा, इसमें तो ये तो मेरे पास यहाँ से स्टार्ट है आज, तो इसके पीछे वाला नहीं है मेरे पास आज। चलो मैं, बुक में नहीं है आपके, वो उस दिन बता रहे थे, वो कोशिश करते हैं नोट्स, नोट्स में मिल जाए आपको। देखते हैं, मैं भेजता हूँ बेटा याद करके। आज देखते हैं अपन वायु परिवहन। अब इससे पहले अपन रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ये अपन ने पढ़ लिया। इसी परिवहन को कई भागों में, परिवहन मुख्य रूप से परिवहन में स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। अभी तो अपन ने इसमें सड़क और रेल, एक परिवहन और जुड़ा है इसमें, कौन सा? पाइपलाइन परिवहन भी, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। अभी अपने पास आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन वायु परिवहन। तो ये अपन मानते हैं कि अपने परिवहन में सबसे महंगा जो है, सबसे खर्चीला जो है, वो कौन सा है? वायु परिवहन ही होता है। और इसका प्रयोग केवल अपने देश की जो एक निश्चित आबादी होती है वही इसका प्रयोग करती है। मैक्सिमम आबादी किसका प्रयोग करती है? रेल परिवहन या सड़क परिवहन का। वायु परिवहन परिवहन का सबसे तीव्रतम, सबसे तीव्र गति से और आधुनिक और महंगा साधन है। विशाल क्षेत्र और औद्योगिक और व्यापारिक केंद्रों के मध्य अत्यधिक दूरियों को क्या कर देता है, ये जल्दी से पार करता है। शीघ्रता से पार करने के लिए वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन है। ये फिर अपन कह सकते हैं कि एक ऐसे स्थान पर जहां पर हर किसी परिवहन का पहुंचना संभव नहीं है, वहां तक भी ये पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ ही दुर्गम दूरस्थ स्थानों पर, दुर्गम का अर्थ ऐसे स्थान जहां पर जाना संभव नहीं हो, तो ऐसे दुर्गम दूरस्थ स्थानों तक इससे पहुंच हो जाती है। प्राकृतिक आपदाओं में इससे बहुत ज्यादा राहत मिलती है। यानी ये ऐसा है, जैसे कई बार अपन देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, उसमें व्यक्तियों को बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो प्राकृतिक आपदाओं में राहत हेतु ये सबसे उत्तम माध्यम माना गया है। अब इसकी शुरू देखते हैं कि भारत में इसकी शुरुआत 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में सबसे पहले इसका प्रारंभ किया गया था। 19 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में प्रथम उड़ान के साथ ही इसका प्रारंभ हुआ। लेकिन वास्तविक विकास, वास्तविक धरातलीय जो विकास है, वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुआ। अब ये कौन बताएगा बेटा? समझता, इसमें बताया कि वास्तविक विकास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात ही हुआ। तो इसका मतलब किस सन के बाद में इसका वास्तविक विकास हुआ परिवहन का, वायु परिवहन का? अपने उसके लिए अपने को क्या याद होना चाहिए? प्रथम विश्व युद्ध की डेट 1940 से 1980, तो 1980 के बाद में पहला प्रारंभ कब हुआ था? 1911 में, लेकिन वास्तविक शुरुआत इसकी 1918 के बाद में हुई। देश भारत में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व किसका है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। इसको अंडरलाइन कर लो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। प्राधिकरण 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, अभी ये ध्यान रखना है अपने को, अपने भारत में 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, 97 घरेलू हवाई अड्डों और 25 नागरिक विमान टर्मिनलों तथा 127 हवाई अड्डों का प्रबंध कर रहा है। यानी अपना जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, वो कितने, 23 तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का संचालन, 97 घरेलू हवाई अड्डे, 25 नागरिक विमान टर्मिनल
और 127 हवाई अड्डों का प्रबंधन इसके द्वारा किया जा रहा है। यानी भारत द्वारा 57 देशों के साथ वैज्ञानिक समझौते किए गए। 57 देशों के साथ वायु परिवहन से संबंधित समझौते भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय किसको बोलेंगे? जो अन्य देशों के साथ अपने को जोड़ने का काम करता है। अपने ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वो हवाई अड्डे जहाँ से अन्य देशों की उड़ानें भी भरी जाती है। घरेलू हवाई अड्डे यानी देश के आंतरिक भागों में एक राज्य से दूसरे राज्य में, केवल भारत के आंतरिक भागों में, वो घरेलू हो गया। फिर दिया हुआ है 25 नागरिक विमानपत्तन टर्मिनल। 25 ऐसे टर्मिनल है जहां पर क्या होता है, कई बार आवश्यकता पड़ने पर स्थानीय जो लोग क्षेत्र है उन स्थानीय क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग करते हैं। स्थानीय एक क्षेत्र जो होता है, क्षेत्र विशेष में कोई अलग से टर्मिनल बना दिया जाता है कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर हम उसका प्रयोग भी कर सके। 127 हवाई अड्डे, इनका प्रबंधन भी इसके द्वारा किया जा रहा है। हवाई अड्डे जहां से उड़ान भरी जाती है देश के आंतरिक भागों में या बाह्य भागों में, टोटल। तो भारत द्वारा 57 देशों के साथ इस वायु परिवहन को लेकर के समझौते किए गए। तो ये तो अपनी बेसिक हो गई कि वायु परिवहन की शुरुआत 1918, वास्तविक शुरुआत 1918 में, और प्रारंभिक जो शुरू किया गया वो 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में स्टार्ट किया गया था। 1953 में भारत की वायु परिवहन का क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है जो निजी क्षेत्र में थे वो भी क्या हो गए? राष्ट्रीयकरण कर दिया, सरकार के अधीन कर दिए गए, सरकारी क्षेत्रों में इनको दे दिया गया। और सभी कंपनियों को दो नवनिर्मित निगमों, इंडियन एयरलाइंस निगम और एयर इंडिया के अंतर्गत जितने भी भारत में विमानपत्तन प्राधिकरण थे, उन विमानपत्तन प्राधिकरणों को दो कंपनियों के अधीन कर दिया गया। एक तो कौन सी? इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया, इन दोनों के अंतर्गत कर दिया गया। इसके बाद वायुदूत पवन हंस लिमिटेड अंतर्देशीय वायु परिवहन हेतु स्थापित की गई है। अलग से एक कंपनी स्थापित की गई, वायुदूत और पवन हंस लिमिटेड, अंतर्देशीय, एक देश के आंतरिक भागों में सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो अंतर्देशीय वायु परिवहन हेतु इसकी स्थापना की गई। 1 मार्च 1994 से इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया का क्या कर दिया गया? एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। इनको ये अधिकार कब दिया गया था? 1953 में इन दोनों की स्थापना करके, लेकिन 1994 में इन दोनों का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ये जो कंपनियां थी, इन कंपनियों का अधिकार यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। परंतु अब सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय, इन दोनों को मिलाने के पश्चात द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इन दोनों को जैसे अपन पढ़ रहे थे कि कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, तीनों इकाइयां लौह इस्पात इकाइयों को मिलाकर के, 3 लौह इस्पात क्षेत्र थे, तीनों इकाइयों को मिलाकर इसको की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर भी इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया दोनों का विलय करके द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी गठित की गई। लेकिन ये कंपनी एयर इंडिया के नाम से ही सेवा उपलब्ध करवाएगी। ये कंपनी जो है उसकी जो सेवा है वो पुराना जो नाम है एयर इंडिया, उसी नाम से सेवा उपलब्ध करवाती रहेगी। तो ये कौन सी कंपनी थी? सरकारी कंपनी, सरकार के नियंत्रण में। एयर इंडिया के वायु मार्ग, अब ये जो कंपनी सेवा उपलब्ध करवाती है वो कहाँ कहाँ सेवा उपलब्ध करवाती है? कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, काहिरा, काहिरा मिस्र की राजधानी है, रोम, उस उसल्फा उर्फ जिनेवा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जाती है। अब ये जो है इसको अपन देखेंगे, यहाँ पे इसका एक मानचित्र दिया होगा, उसमें देखो ये सेवाएं इस प्रकार से उपलब्ध करवाती है। ये तो अपने भारत का है। एक विश्व का मानचित्र और देखोगे, एटलस साथ में रखोगे तो इसमें कोलकाता से प्रारंभ होती है। तो कोलकाता से, ये कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल। वहां से दिल्ली, मुंबई, फिर दिल्ली मुंबई से सीधी कहाँ पहुंच गई? मिस्र। फिर उसके बाद में रोम, फिर जिनेवा वाला पार्ट है कि उसल उर्फ ये अमेरिका तक, यानी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, एशिया महाद्वीप से लेकर के अमेरिका महाद्वीप के मध्य इन देशों को आपस में कनेक्टिविटी प्रदान करती। पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जाते हैं। पूर्व में क्या हो गया? रंगून, पूर्व का मतलब अपने भारत के पूर्वी भाग में रंगून, ब्रह्मा देश के अंदर हांगकांग, शंघाई, पिनिंग, सियोल और टोक्यो, इन सभी क्षेत्रों को आपस में ये एयर इंडिया जोड़ती है। तो ये इधर पूरे क्षेत्र को अगर देखिए कहाँ पे, जैसे अपन बात करें, इसको ध्यान से देखना एक बार, ये काफी लंबा चौड़ा मार्ग है। रोमिंग, ये अपन देखते हैं जैसे विश्व का जो मानचित्र आता है इस प्रकार से,
विश्व के मानचित्र में अपन देख रहे हैं तो ये बता रहे हैं, ये पार्ट आ गया किसका, उत्तरी अमेरिका वाला, ये आ गया दक्षिणी अमेरिका वाला, ये यूरोप, और यहाँ से ये एशिया का पार्ट आ गया, ये भारत हो गया, और ये यहाँ पे ये अफ्रीका वाला हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब ये जो रेल लाइन, अब इसको देखिए, अपने विश्व मानचित्र है जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ये पूरे महाद्वीप हो गए। यहाँ पर चीन संघाई ये वाला पार्ट है, तो इससे ये वाला भारत के यहाँ पर रंगून आ गया, हांगकांग आ गया, फिर हांगकांग रंगून, फिर कोलकाता आ गया, फिर दिल्ली आ गया, दिल्ली से इधर मिस्र, चीन, और ये वाला मिस्र जो होता है ना, इस पार्ट से होते हुए ये रोम, काहिरा जो था, ये इस पार्ट से होते हुए अमेरिका तक। इसमें एक लाइन जो है ये वाला उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट, दक्षिणी नहीं, उत्तरी अमेरिका वाले पार्ट, ये एक पूरा लंबा चौड़ा वायु परिवहन। तो यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये सेवा उपलब्ध करवाने का काम करता है। लंदन पेरिस वाला जो पार्ट आते हैं, तो लंदन पेरिस तक, लंदन पेरिस तो यहीं रह गए इस जगह। तो ये हांगकांग वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे हांगकांग आ गया, ये संघाई आ गया, फिर यहाँ पे रंगून जो बात कर रहे थे, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, फिर काहिरा आ गया, मिस्र की राजधानी काहिरा। काहिरा से रोम वाला जो पार्ट है, यहाँ से होते हुए ये उत्तरी अमेरिका तक वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध करवाता है। ये इसको मैप में देखोगे तो और क्लियर समझ में आएगा, एटलस रखा करो साथ में। तो इसमें देखो दोबारा, तो कोलकाता से दिल्ली, मुंबई, काहिरा, रोम, कुशल उर्फ जिनेवा, पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तक का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को इस एयर इंडिया के द्वारा जोड़ा गया। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, भारत में ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की बात करें तो भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत में, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा काफी, भारत में हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है। ग्रीन एयरपोर्ट का अर्थ होता है प्रदूषण मुक्त एयरपोर्ट, पॉल्यूशन से मुक्त एयरपोर्ट होता है। जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीनफील्ड के रूप में विकसित करने की अनुमति भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की गई। भारतीय वायुसेना द्वारा इसलिए दी गई क्योंकि ये क्या है, जो वो अपने जोधपुर वाला जो बेस कैंप है, उस बेस कैंप पे क्या होता है, नजदीक में क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के कारण वहां पर क्या है, भारतीय सेना का अधिकार है। भारतीय सेना ने इसकी अनुमति प्रदान की थी, इस बेस कैंप को भी ग्रीनफील्ड हवाई। यस बेटा, अभी अपन ने लास्ट इसके बाद में क्या पढ़ा था, ग्रीनफील्ड हवाई। क्या मिल रहा है, आपकी बुक दिखाओ मेरे को एक बार। ये बेटा ये देखो, इधर देख, ये वायु परिवहन शुरू किए यहाँ से यहाँ पे तो पहुंचे भी, ये एयर इंडिया की वायु मार्ग, और इसके बाद में नीचे दे रखा है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नहीं मिला, तो फिर ध्यान कहाँ था तेरा, है साथ साथ नहीं चल रही क्या तू। नहीं बेटा, यहाँ होता ना तो यहीं रहती तू भी। ठीक है, अब यहाँ देख, भारत में हैदराबाद जो है वो भारत का पहला प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है, यानी वायु प्रदूषण से मुक्त एयरपोर्ट। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये याद रखना कहाँ पे स्थित है। चल पूजा ये बता, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ग्रीन राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। उसमें क्या लिख रहा है वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राज्य का नाम बताना है। कहाँ पे है हैदराबाद, ये बताओ चलो।
भारत के मानचित्र में कहाँ पर है, कौन सी इसके आसपास के और नाम बता दो। दक्षिण में और बाकी कोई राज्य होंगे, किसी का तो कुछ तो नाम होगा इसके आसपास वाले क्षेत्रों का। अरे कुछ नाम तो होगा। पक्का। करिश्मा, आप बताओ। पाली, पाली राज्य। आप बेटा 12th क्लास में पढ़ते हो, जवाब क्या दे रहे हो? तो जिला, पाली जिला कहाँ से आएगा? पाली तो राजस्थान में है। हम बात किसकी कर रहे हैं? अहमदाबाद की बात नहीं कर, बेटा मैं अहमदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अहमदाबाद राजस्थान में है। आप सारे ही 12th क्लास में तो पढ़ते हो ना। आप जवाब क्या दे रहे हो, एक बार सोचो तो सही। नहीं, क्या मतलब है इस पढ़ने का मतलब? पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हो आप? तेलंगाना की कैपिटल क्या है ये बता दो मेरे को, चलो। फिर फिर ऐसे उल्टे सीधे जवाब कैसे दे रहे हो? मैंने पूछा है, केवल राज्य का नाम पूछा था कि भारत में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। बेटा ये ऐसे ऐसे नहीं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या जवाब दे रहे हो। तो ये हैदराबाद जो है तेलंगाना की कैपिटल नहीं है क्या? अभी तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों जो है, तो वही तो हैदराबाद है, ये कोई अलग से हैदराबाद थोड़ी आ गया। तो ये ग्रीन, पहला भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट है। जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डा जो था उसको भी भारतीय सेना द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए विकसित, उसको विकसित करने की दृष्टि से भारतीय वायुसेना द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई। ग्रीन एयरपोर्ट से तात्पर्य ऐसे हवाई अड्डे जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों का प्रयोग किया जाता है, यानी कम से कम पॉल्यूशन, कम से कम मात्रा में इसका पॉल्यूशन फैलाया जाता है इसके द्वारा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर तो अपन जानते हैं भारत के पूर्वी भाग में स्थित। तो एआई ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रीन फील्ड हवाई निर्माण की योजना बनाई। सिक्किम में वेरुयांग हवाई अड्डा, अभी अंडरलाइन कर लेना, सिक्किम में कौन सा? वेरुयांग हवाई अड्डा। 309.46 करोड़ लागत का कार्य यहाँ पर शुरू हो चुका है। चेलू नागालैंड में, चेतु ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण संभावित, यानी यहाँ पर ये योजनाएं प्रारंभ की जा चुकी है। तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा तो अभी अभी वर्तमान में राजस्थान का जोधपुर, और पहला जो राजीव गांधी हवाई अड्डा था वो हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना राज्य में। भारतीय हवाई अड्डों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? अंतर, वही जैसे अपन ने सड़क परिवहन को बांटा था, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, बस, बड़े हवाई अड्डे, मध्यम श्रेणी के और छोटे हवाई अड्डे। इसमें प्रमुख है दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, कोलकाता का नेता, कोलकाता वाला अलग अलग नाम है, सबको नामों को नोट कर लेना। कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। दमदम, मुंबई का सांतराकुज छत्रपति शिवाजी के नाम से हवाई अड्डा। चेन्नई का मेनाम्बकम हवाई अड्डा। अहमदाबाद, हैदराबाद और बेंगलोर, ये 3 महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की श्रेणी में आते हैं। बड़े में, बड़े का मतलब जो देश के आंतरिक भागों में, या इसको अपन बोलते हैं अंतर्राज्यीय हवाई अड्डे। जयपुर, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, अगरतला जैसे हवाई अड्डे जो है ये अंतर्राज्यीय सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में ये भी क्या किसमें आ गया? अंतर्राष्ट्रीय में की श्रेणी में पहुंच चुका है। इलाहाबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर, ये कहाँ कहाँ पे? महाराष्ट्र, ये उड़ीसा, गुजरात और बिहार, ये एमपी। इन क्षेत्रों में जो मध्यम श्रेणी की बुक में ही नहीं है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे से पहले कौन सा अभी जो बताया था? हाँ हाँ,
ठीक है, मैं भेज दूँ। किसी के बुक में नहीं है बेटा आपके पास, जो सबके पास बुक है उनकी नई वाली बुक पुरानी वाली किसी में भी? हाँ, मैं जयश्री। ओके। और कौन है? सबकी बुकों में नहीं है, चलो मैं भेजता हूँ इसको भी, है ना, फोटो खींच के इसकी, इसका पीडीएफ भेजता हूँ मैं। तो ये अब उसके बाद में अपन छोटे वाले की बात करें, अकोला, सतना, सोलापुर, जोधपुर, जबलपुर, बिलासपुर, ये झांसी, तो ये मीडियम एंड छोटे हवाई अड्डे हैं, जहाँ से केवल आसपास के क्षेत्रों में ही सेवाएं प्रदान की जाती है। अब इन हवाई अड्डों जो है, उन हवाई अड्डों के लिए अनुकूल दशाएं क्या होती है, कहाँ पर ये ज्यादा विकसित होते हैं, कौन से क्षेत्र में? तो भारत का विशाल आकार, तो भारत की विशाल जो आबादी है, उस आबादी को एक दूसरे क्षेत्र से कम समय में, कम दूरी में, अधिक समय तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग अपन करते हैं। तीव्र गति का मार्ग इसको अपन मानते हैं। भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर, भारत की जो स्थिति है, लोकेशन है, उस लोकेशन में देखते हैं। आठ अपन जो बीचों बीच ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, तो भारत की जो लोकेशन को अपन देखते हैं, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति जो यहाँ से यहाँ तक, ये यूरोप वाला आ गया, ये एशिया महाद्वीप का आ गया, ये वाला अफ्रीका, और ये भारत, यहाँ पे आ गया ऑस्ट्रेलिया। तो इन क्षेत्रों को आपस में, यहाँ पे जैसे अपन बात करें, ये जो है भारत, भारत ऐसे स्थान पर है जो इधर, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और यहाँ से सीधे इस क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, इन सभी क्षेत्रों के बीचों बीच इसकी जो स्थिति है, वो स्थिति ऐसी है कि सभी क्षेत्रों से इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो सभी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए, तो इसकी भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है, यानी जहां जहां से वायु मार्ग गुजरते हैं उसी क्षेत्रों पर इसकी स्थिति होना ये भी अनुकूल दशा है। वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम भारत में उपलब्ध है। वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी भारतीय वैज्ञानिकों के पास है, होने के कारण हवाई अड्डों के निर्माण हेतु समतल और कठोर भूमि की आवश्यकता इसलिए होती है कि जब ये एयरपोर्ट पर, जब किसी क्षेत्र में उतरते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अगर पोषरी भूमि होगी तो वहां पर क्या होगा, धंसने की, तो इसको कठोर भूमि भी यहाँ पे अपने, जिसको अपन बोलते हैं ना, पठारी भूभाग, तो कठोर भूमि उपलब्ध है, समतल मैदानी भूभाग उपलब्ध है, और देश में विशाल जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर परिवहन के लिए जनसंख्या भी काफी मात्रा में उपलब्ध है। देश का आर्थिक विकास ये भी इसको प्रभावित करता है। देश का विशाल पर्यटन उद्योग, ऐसे अनेक कारक है जो इस परिवहन के साधन के विकास को अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं, यानी इसको और ज्यादा विकास की ओर बढ़ाने के लिए काफी सहायक और योगदान की दृष्टि से अपन इसको मानते हैं। नेक्स्ट आप देखो, ये वाला तो पैराग्राफ है ना बेटा, राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, ये है कि नहीं है? राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति। तो आप एक काम करना बेटा, एक चीज है, अभी एक काम करना, अपनी जो इस चैप्टर का एक पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करना। इस वाले चैप्टर का एक पीडीएफ भेजना मेरे पास, मैं देखता हूँ और कौन कौन से टॉपिक। ठीक है, अब इसको इतना जो है उसको देखना, कल इसको इस अपने बुक में होगा तो अपन इसको देखते हैं, और नहीं होगा तो फिर इसको छोड़ते हैं, देखते हैं। अब राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016, एक ये पॉइंट बचा हुआ है, फिर उसके बाद में जल परिवहन स्टार्ट करेंगे।